नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम शिंगू बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर अभी लंगर का कार्यक्रम चल रहा है साथ में, और हमारे साथ में अब पंजाब के जो स्टूडेंट यूनियन है उनके सदस्य हैं, उनके एक मेंबर है, वो जुड़े हैं, मोहन सिंह औलख। अब इनसे बातचीत करेंगे कि देश का और जो अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट हैं और पंजाब के जो स्टूडेंट हैं वो किसानों को अपना किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से योगदान दे रहे हैं। जी मोहन सिंह जी, किस तरह से स्टूडेंट हैं वो अपना किसानों के प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा दिखा रहे हैं, अपना जाहिर कर रहे हैं कि हम भी इनके साथ हैं? देखिए, जब से ये कृषि आंदोलन चल रहा है, पहले पंजाब में, हरियाणा में और अब पूरे देश का जो आंदोलन बन गया है, इसमें हम स्टूडेंट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के और से भी और देख रहे हैं कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स इस जो आंदोलन में आ रहे हैं। वैसे ही कि पहले दिन से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से और वॉलंटरली खुद भी इस आंदोलन में जैसे भी किसानों को मदद की ज़रूरत है, जैसे उनको कोई लंगर की ज़रूरत है, लंगर बनाना है, धरना में कोई और ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनके साथ हैं, और कहीं भी संघर्ष हो उनके साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और अपने जो स्टूडेंट्स की जो हमारे वर्कर हैं या हमारा जो मास है उसमें जाके ये कृषि डिमांड्स के बारे में बता रहे हैं, इस कृषि आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात कि जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है उसके बारे में कि उनके क्या क्या एजेंडे हैं जिनका स्टूडेंट्स को क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में भी हम जो प्रचार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पंजाब का स्टूडेंट धरने प्रदर्शन में शामिल है तो कहीं ना कहीं कैरियर या फिर एजुकेशन उसको प्रभावित होगी? देखिए, हमें लगता है कि शहीद भगत सिंह जी ने बोला था कि विद्यार्थी वही नहीं होता जो सरकार द्वारा तय किए सिलेबस को जो रटे जाए। असली विद्यार्थी समाज के विद्यार्थी को बोलते हैं। आज जो हमारे बाप दादा चाचा, हमारे ताया है ना, हमारे फूफा जी, वो जो धरना में है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड सुनी नहीं जा रही सरकार की ओर से। तो दूसरी तरफ वो हमारे बाप दादा जिन्होंने हमें सपने देखे हैं कि हम कुछ बने, तो उन्हें दिख रहा है कि अंधेरा है, हमें भी दिख रहा है कि अंधेरा है। अगर हमारी ज़मीन छिन गई, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हम कैसे अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं? पहली बात है कि हमारी ज़मीनें बचें, हमारे लोग बचें, हमारी लोगों की, हमारे बाप दादाओं की जेब में पैसा जाए, तो फिर ही हम कुछ सोच सकते हैं एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। तो मोदी गवर्नमेंट सिर्फ कृषि कानूनों को लागू करके सिर्फ किसानों को से नहीं कुछ छीन रही, वो स्टूडेंट्स जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं जो वो रद्द होनी चाहिए, पर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके प्राइवेट एजुकेशन को एजुकेशन में भी लेके आ रहे हैं। एजुकेशन महंगी हो रही है। दूसरी तरफ जो जॉब्स हैं, जो जीडीपी डाउन हुआ है, कृषि कानूनों के पहले भी जीडीपी डाउन हुआ है, तो हमारी जॉब वो जा रही है। जो 2 करोड़ नौकरी की बात की जा रही थी पहले, है ना, इलेक्शन में, तो मोदी जी वो भी एक जुमला कह के बात जो टाल गए, है ना। तो सामने है कि करियर तो है नहीं, असली करियर तो ये है कि सड़कों पे आया जाए, अपने बाप दादाओं की जो हमारा इतिहास है उनसे सीखा जाए और संघर्ष करते हुए अपनी ज़िंदगी को बचाया जाए, अपने सपनों को बचाया जाए। बात तो यहाँ तक आएगी कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। जो अब ये कानून, कृषि कानून लागू हो गए, तो भूखमरी का जो एक आलम फैलेगा, क्योंकि बात सिर्फ एमएसपी की नहीं है या मंडी करण तोड़ने की नहीं है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा में एमएसपी है, जो उसके बिना पूरी देश में जो सुसाइड हो रहे हैं किसानों के, है ना, जो जीडीपी डाउन हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, वो मुद्दे भी तो उठाने पड़ेंगे ना। तीसरा जो कानून इसमें ही है, एक और कानून है जो तीसरा, जिसमें 1955 में एक कानून बना था कि कोई भी बंदा स्टोर नहीं कर सकता सामान ज़्यादा, है ना, जिससे महंगाई बढ़ेगी। पर गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि व्यापारी लोग अब जितना मर्जी स्टोर करें और जितनी मर्जी रेट पे उसे बेचें, तो हमसे सस्ता लेके हमें ही महंगा दिया जाएगा। और एक भुखमरी का आलम जो सरकार की सोशल जो वेलफेयर है ना, सोशल वेलफेयर पे भी कट लगेगा। बहुत सारे लोग जो ऐसे सोशल वेलफेयर पे चलते हैं ना, मजदूर हैं, गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनका जो उनसे राशन छीन लिया जाएगा, जो सस्ता राशन मिलता था ना डिपों में, है ना, तो वो भी बंद होगा इन कृषि कानूनों से, तो भुखमरी फैलेगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा करियर बचेगा? सरकार कह रही है कि कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों के विरोधी नहीं है, किसानों की जो एमएसपी उनको मिलेगी वो। देखिए, इस बात पे अगर उन्हें लगता है कि कानून उनके पक्ष में है,
तो पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से किसान जथेबंदियों के जो सदस्य हैं उनसे मीटिंग्स भी चल रही हैं, और दूसरी तरफ किसान जथेबंदियों ने यह भी कई बार कहा है कि हमारे जो बड़े बड़े इकट्ठ हो रहे हैं, यहाँ पे आज लोग आ गए हैं, पूरे देश के लोग आ गए हैं, पूरे देश की जथेबंदियाँ आ गई हैं, उनसे बातचीत जन तक आके बोल दी जाए, हमें समझ आ जाएगा कि कैसे फ़ायदे होंगे, फ़ायदे गिना दिए जाए ना। तो आप देखिए कि पिछली मीटिंग में खुद नरेंद्र तोमर जी और उनके जो बड़े बड़े मंत्री ये माने हैं कि हम इसमें जो कुछ सुधार करने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार? संशोधन के लिए तैयार हुई है सरकार। सरकार ये बोल रही है, पर बात संशोधन की नहीं है, क्योंकि ये कानून आप देखिए पूरी तरह रद्द करने की बात बोल रहे हैं किसान, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून सही नहीं है। अब कानून सरकार अगर सही नहीं है तो सरकार लेके क्यों आई है? सरकार को, मंत्री को कहीं ना कहीं फायदा लगा, तभी तो कोई कानून देश के लिए बनता है ना। कानून मैं बात बोलनी चाहूँ साफ, सरकार 2 तरीके से काम कर रही है। एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर के फ़ायदे के लिए, दूसरा मोदी गवर्नमेंट एक फाशिज्म आइडियोलॉजी के पक्ष में चल रही है कि फाशीवाद लागू हो। फाशीवाद का मतलब है जैसे हिटलर चाहता था, हिटलर शाही के जैसे राज करना। एक तरफ तो कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदे पहुंचाने के लिए, इसका उदाहरण है पिछले जब लॉकडाउन लगा तो लोगों की आमदनी गिरी, लोगों का काम बंद हुआ, ठप हुआ। दूसरी तरफ अंबानियों के 6,800 करोड़ रुपए मुआफ़ किए गए, जिसमें रामदेव के भी 6,000 करोड़ से लगभग वो माफ़ किए गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसानों के पक्ष में? वो सीधे रूप से अंबानियों अडानियों को सब कुछ बेच रहे हैं। सड़कें प्राइवेट की, कॉलेज स्कूल शिक्षा प्राइवेट की, अभी कृषि कानूनों में भी प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। वो एक आर्थिक संकट में घिरे हुए हैं। वो आर्थिक संकट से निकलने का एक ही जरिया जो देख रहे हैं कि अभी जो खाने, गाड़ियाँ तो कोई खरीदने का नहीं, बाइक तो कोई खरीद नहीं रहा, वो ठप हो रहे हैं काम। तो अभी खाना तो चाहे हर एक ही बंदा खाता है ना, डेली खाता है। इन चीज़ों पे भी उनकी आंख है कि ये भी प्राइवेट हो जाए और इसमें से भी प्रॉफिट कमाया जाए। इसीलिए वो कृषि कानून लाए हैं, और ये सीधे रूप से अंबानियों अडानियों के फ़ायदे में जाने वाली बात है। और अंबानी अडानी को जो अच्छा लगेगा वही मोदी सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार खुद चाहती है कि एक फाशीवादी जो सरकार चलनी चाहिए, ताकि लोग बोल ना पाए। जो विरोधी विचार हैं, जैसे हम कहते हैं कि कृषि कानून नहीं होने चाहिए, हमें दबाना चाहती है। इसी तरह पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों की हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहते हैं। पर्चे जो उन पे बाके जेल में डाला जा रहा है। ये साफ है कि सरकार की मंशा किसानों, मजदूरों, जो आम जनता के पक्ष में नहीं है। वो अंबानियों अडानियों के दिए हुए कानून लागू कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदे पहुंचाने वाले कानून लागू कर रहे हैं। इसीलिए हम साफ कहते हैं कि सिर्फ कृषि कानून नहीं, मंशा उनकी और है कि यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट का राज हो, आम किसानों मजदूरों का राज ना हो। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा कुछ हो रहा है, सरकार कह रही है कि किसानों के और युवाओं की मंशा कुछ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से फंडिंग है या फिर आतंकी है, इस तरह के युवाओं को, पंजाब के युवा है वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर दे, बुराड़ी जैसी पहली घटना ना हो, इस तरह के। आप ना यहाँ पे आएँ, आप देख रहे हो ना, मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी लोग पंजाब के नहीं हैं, हमें तो खालिस्तानी बोल दिया जाता है ना। तो जो शहरों के लोग, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, जो हमारी बात लगातार लेके जा रहे हैं लोगों में, है ना, यहाँ के शहरी लोग हैं बहुत सारे, जो किसी और कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। हम सिख कह के, है ना, खालिस्तानी कह के बोल दिया जाता है कि गलत कर रहे हैं। पूरे देश के लोग आ रहे हैं यहाँ, तमिलनाडु के लोग भी बोल रहे हैं, हरियाणा के भी बोल रहे हैं, यूपी के भी बोल रहे हैं। क्या वो भी खालिस्तानी है? राजस्थान, गुजरात के वो भी खालिस्तानी है, केरला के बोल रहे हैं, वो भी खालिस्तानी है। तो आप कैसे कह सकते हो? असल में मोदी गवर्नमेंट वो जो है ना फाशिज्म का एजेंडा, उस एजेंडे के तहत जो भी अपोजिशन की आवाज़ है उसे दबाना चाहती है। उसी मंशा के तहत वो किसी को खालिस्तानी बोलती है, किसी को अर्बन नक्सल। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, पिछले टाइम एक वरवर राव नाम का जो लेखक है कि तेलंगाना का, उसका ये योगदान है कि वो लोगों के पक्ष में, मजदूरों किसानों के पक्ष में कविताएँ लिखता है। 80 साल का बुजुर्ग है, उसे पर्चा डाल के जेल में डाला हुआ। 80 साल के बुजुर्ग को कोरोना के टाइम भी जेल में डाल के रखा। सफूरा जरगर एक PhD की स्टूडेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उसे बेल तक नहीं दी जाती। दूसरी तरफ गौतम नवलखा, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बोलता है,
उसे जेल में डाला हुआ है। सुधा भारद्वाज जो वकील है, लोगों के हक की बात करती है, उसे जेल में डाला हुआ है। अभी किसानों के ऊपर पर्चे डाले जा रहे हैं। तो सभी लोग अर्बन नक्सल हैं, सभी लोग खालिस्तानी हैं। जब एमएचए की बात करें, एमएयू की बात करें या जेएनयू की बात करें, इस तरह के जब स्टूडेंट बाहर आते हैं अपने हकों के लिए और बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सरकार बोलते हैं कि ये माओवादी हैं या फिर आतंकी फंडिंग है या फिर इस तरह का कोई फंडिंग हो रही है इसमें। जब भी स्टूडेंट कोई प्रोटेस्ट करता है तो ऐसा करार देते हैं। आप देखिए, बात ना सिर्फ जेएनयू या एएमयू की नहीं है। अब पूरे देश का युवा रोजगार के लिए बोल रहा है, किसान पूरे देश के बोल रहे हैं। असल में गवर्नमेंट चाहती है कि किसी को बोलने का हक न दिए, यही तो फाशिज्म है। इसीलिए वो सभी को बोलते हैं कि फंडिंग हो रही है। यहाँ पे किसान अपने घरों से राशन लेके आए हैं। कोई कह सकता है, कह रही है सरकार तो कि ये खालिस्तानी है या कुछ और हैं। ये राशन घरों से लाए हैं, हम अपने हक की कमाई लेके आए हैं। फंडिंग के बारे में आप जांच पड़ताल कर लो कहीं से भी, आपको कोई भी बंदा ऐसे नहीं मिलेगा को बाहर से फंडिंग हो रही है या प्रोपेगेट किया जा रहा है। असल में ये किसान अपने हक के लिए आए हैं। अगर सरकार को लगता है कि फंडिंग का मामला है, आप जांच करवा लो, आपको पता चल जाएगा कहाँ से फंडिंग हो रही है। लोग अपनी जेब से खर्च करके यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो ज़मीनें छीनने की सरकार एजेंडा लागू कर रही है ना, वो नहीं छीनने देंगे। उससे कुछ भी बोला जा सकता है। सरकार का क्या है, सरकार तो कुछ भी बोल देगी। सरकार ने तो बहुत सारी बातें ऐसे बोल दी, जैसे 15-15 लाख की बात बोल दी लोगों के पक्ष के लिए, है ना। अभी कृषि कानूनों के फायदे गिनवा रहे हैं, है ना। ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पक्ष में बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है। असल में सरकार जानबूझकर, क्या लगता है जो न्यू शिक्षा पॉलिसी आ रही है, एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, क्या उससे शिक्षा सुधरेगी? क्या शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा भारत के अंदर? देखिए, शिक्षा में सुधार की तो ज़रूरत है, ये हम मानते हैं, पर शिक्षा में सुधार जैसे मोदी गवर्नमेंट चाहती है वैसे नहीं चाहिए। वो भगवा रंग शिक्षा को भी देने जा रहे हैं, वो इतिहास में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो हमारे सिख गुरुओं के बारे में भी बकवास बातें बोलनी चाह रही हैं, बोलना जो उनकी मंशा है उसमें डाल रहे हैं, हमारे इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इतिहास अब हम लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे? भगवा ऐनक के जरिए। वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो इतिहास लिखा गया या लिखा जा रहा है उस तरीके से लिखा जाए। वो इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो एजुकेशन को पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले कर देंगे। जैसे कृषि कानूनों के जरिए खेती को कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है एजुकेशन में, राइट्स के जो स्टूडेंट्स डिमांड्स पे स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वो स्पेस ख़त्म करनी चाहते हैं। दूसरी तरफ एजुकेशन, जिसकी जेब में पैसा होगा वही ले सकेगा। वो ये व्यापारीकरण है एजुकेशन का, वो करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है। जैसे कि आप स्टूडेंटों के लिए, एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट भी आपसे जुड़े होंगे, तो जो स्टूडेंट अब प्रदर्शन के अंदर जुड़े हुए हैं, जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े अफसर वो बनते हैं, इसी तरह के मंत्री भी बनते हैं, नेता भी बनते हैं, तो आज जो स्टूडेंट है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के स्टूडेंटों को? मैं तो स्टूडेंट्स को यही बताना चाहता हूं कि आज हमारे हक की लड़ाई जो यहाँ चल रही है, उस हक की लड़ाई में अगर हम नहीं आते तो इतिहास हमसे सवाल करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा कि जब हमारे जो लोग हैं पूरे लोग सड़कों पे थे और हम IPS IAS की तैयारी कर रहे थे, और बाद में सपना टूटेगा, क्योंकि वो तो पूरे नहीं ना होंगे, क्योंकि सभी कुछ तो छीना जा रहा है। अब बात हमारे जीने की है कि जीना है या मरना है। तो दोनों तरफ की लड़ाई है। इसलिए हम अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख के, वो जो पढ़ाई हमें सिलेबस में पढ़ाई जाती है, असली पढ़ाई हमारी शिक्षा ये है, इस शिक्षा को जारी रखते हुए, शिक्षा लेते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ें, ताकि अपनी ज़िंदगी को बदला जा सके, अपना फ्यूचर सेव किया जा सके, अपने देश को सेव किया जा सके, सेफ हाथों में लाया जा सके। ये किरती मजदूर किसान की खुदकुशियाँ बंद हों, जैसे कृषि कानून बानियों अडानियों के फ़ायदे के लिए लाए जा रहे हैं, बंद हों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये रद्द हो, लोगों के पक्ष के कानून बनाए जाएँ, लोगों के पक्ष का राज्य हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने बाप दादाओं के कंधे से कंधा मिला के संघर्ष में शामिल हों। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि पंजाब से जो जितने भी स्टूडेंट हैं या देश के स्टूडेंट हैं, इन्होंने स्टूडेंटों से यही कहा है कि जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हम एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, तभी तो हम अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। जब हमारे बाप दादा अगर इस तरह के आंदोलनों में शामिल होंगे तो हम एजुकेशन को कैसे जारी रख सकते हैं? पढ़ाई को थोड़ा सा शांत तरीके से और अलग माहौल से पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंटों को ये कहा है कि इसमें शामिल होना ज़रूरी है और होना पड़ेगा।
तो इससे इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंटों के मुद्दे भी उठाए हैं और तमाम तरह के जो सरकार जिस तरह के स्टूडेंटों के ऊपर या किसानों के ऊपर तरह तरह की जो बातें कह रही हैं उनका भी इन्होंने मुद्दा उठाया है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं या कहीं ना कहीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो आप भी अपना किसान यूनियनों को, किसानों को अपने पूरा अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसा कि ये जो पंजाब के युवा हैं, पंजाब के जो युवा संगठन है, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किसानों के साथ में हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।